So yesterday we have started our discussion on all important HIV, लेकिन man proposes and God disposes. कल हम वो टॉपिक नहीं कर सके कंप्लीट, आज उसको रिज्यूम करते हैं और ऑब्वियसली कोई दो राय नहीं कि इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है। एक मैंने आपको करेक्शन का कहा था कि लिख लीजिएगा कि जो डेंगू वायरस है डेट इज़ RNA एनवेलप वायरस, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन में भी और जो है वो डेंगू का जहाँ पे आपने एजेंट लिख रखा है फ्लेवी वायरस, वहाँ पे भी आपने उसे सेट करना है। कल हमने HIV वायरस से जो चंद एक पॉइंट लिख रखे हैं उनको ज़रा रिवाइज करते हैं और जो है वो बात को आगे बढ़ाते हैं। HIV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो deficiency virus. So it is the biggest immunocompromised state of our times, ठीक है। So हमने as far as agent is concerned हमने पढ़ा था कि ये definitely RNA enveloped virus, so it belonged to the family of retroviruses and it has two serotypes। ये सारी चीज़ें आप लिख चुके हो, ठीक है। serotypes में आपके पास HIV-1 and HIV-2। so HIV-1 हमारे पास वो सब टाइप है which is worldwide और HIV-2 is mostly in Africa। तो कल हमने ये भी बात की थी एपिडेमियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि तकरीबन हमारे पास जो है वो 40 मिलियन ऑलमोस्ट रिपोर्टेड केसेस हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। सो 37 to 40 मिलियन, जिसमें 1 to 2 मिलियन न्यू केसेस पर ईयर ऐड होते हैं और इसी पूल में से 1 to 2 मिलियन अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल इसी वजह से आपके पास जो नेट पूल है वो कोई 37 to 40 मिलियन के करीब ही ऑलमोस्ट स्टैटिक है, ठीक है। सो सोर्स आपके पास यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मोर देन 90% केसेस दे आर ट्रांसमिटेड एज STI। इसके अलावा हमारे पास ब्लड बॉर्न और फिर हमारे पास यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसमिशन भी है जिसे आप सब प्लेसेंटल ट्रांसमिशन का नाम भी देते हो, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड HIV वायरस का बिल्कुल जनाब आता है और इनक्यूबेशन पीरियड हमने पढ़ा था डेट इज़ 2 to 6 वीक्स। तो इतनी बातें तो कल हम जो है वो रिगार्डिंग HIV वायरस जो है वो कर चुके हैं। RNA एनवेलप्ड वायरस है, रेट्रो वायरस है, ठीक है। दो सीरो टाइप्स हैं HIV-1 और HIV-2। HIV-1 इज़ वर्ल्ड वाइड और HIV-2 इज़ इन अफ्रीका। अफ्रीका में हमारे पास कल हमने बात की थी तकरीबन 2/3 केसेस जो हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। आपके पास तकरीबन 2/3 केसेस डिज़ीज़ का सबसे ज़्यादा लोड आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा और ये बात भी हमने की थी कि वहाँ पे सिर्फ 3% ऑफ वर्ल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और इतना डिज़ीज़ का लोड, इतनी थोड़ी हेल्थ फैसिलिटीज़ और 1% वेल्थ ऑफ वर्ल्ड के साथ वो अफ्रीका जो है वो मैनेज कर पा रहा है। अब आते हैं और पैथोजेनेसिस पे बात करते हैं। पैथोजेनेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि HIV वायरस आपके पास आफ्टर एंटरिंग
in human body, after entering in human body, आपके पास 3 तरह की ट्रांसमिशन है. आपके पास इट कैन बी सेक्सुअल, इट कैन बी ब्लड बॉर्न जिसको पेरेंट्रल बोला जाता है, और इट कैन बी इवन वर्टिकल. ठीक है, जिस भी तरीके से वायरस आएगा तो आपने याद रखना है कि एक तो हमारे पास क्या देखिए इसका स्ट्रक्चर ये है कि इट हैज़ अ कोड ऑफ RNA, इसके ऊपर इट हैज़ अ कोट जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन का. सो हर वायरस की तरह प्रोटीन का कोट है और इनसाइड जो है वी हैव अ कोड. लेकिन चूंकि ये एनवेलप्ड वायरस है तो आपके पास ओवर एंड अबव यहाँ पर एक एसेलुलर एनवेलप भी मौजूद होता है. सो आगे इंसानी जिस्म में और आने के बाद इस वायरस ने आपको क्या करना है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड. उसके लिए बड़ी दफ़ा हम पढ़ चुके हैं हमारा जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है टूवर्ड्स एनी बैक्टीरिया और टूवर्ड्स एनी एंटीजन. ठीक है, सो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आम रूटीन में हम जानते हैं होगा ये कि जब भी कोई एंटीजन इंसानी जिस्म में आएगा, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह, सो एंटीजन को सबसे पहले आकर पकड़ती है जिस्म की पुलिस विच इज़ मैक्रोफेजेस. ठीक है, मैक्रोफेजेस बेसिकली किसी भी एंटीजन को अपने अंदर फेगोसाइटोस करते हैं, उसके एंटीजन को अपनी सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं. इसी वजह से मैक्रोफेजेस को APC या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी बोला जाता है. ठीक है, मैक्रोफेजेस की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं CD4 रिसेप्टर और यहीं पे आके लगते हैं T लिम्फोसाइट. टू बी मोर प्रिसाइज, कौन से T लिम्फोसाइट? दे आर हेल्पर T सेल्स. ठीक है, हेल्पर T सेल्स आर बेसिकली अ टाइप ऑफ T लिम्फोसाइट. तो इम्यून रिस्पॉन्स की स्टोरी बड़ी दफ़ा हमने पढ़ रखी है. हम जानते हैं कोई भी एंटीजन चोर होता है, मैक्रोफेज जिस्म की पुलिस होती है. जब भी चोर जिस्म में आएगा पुलिस उसको पकड़ेगी और जज के हुजूर पेश करेगी. जज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम वी ऑल नो दैट इज़ हेल्पर T सेल्स और T लिम्फोसाइट. जज साहब जो हैं, ठीक है, आपके पास वो करते ये हैं कि दे आर गोइंग टू, उन्होंने सज़ा के ऑर्डर्स जारी करने. सज़ा के ऑर्डर्स जारी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स. WBCs जो प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं उनको क्या बोला जाता है? साइटोकाइंस. ये साइटोकाइंस लिम्फ नोड्स में पड़े हुए मैच्योर B लिम्फोसाइट्स, मैच्योर B लिम्फोसाइट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और इन साइटोकाइंस के ज़ेरे असर मैच्योर B लिम्फोसाइट कन्वर्ट होते हैं इनटू प्लाज्मा सेल और इनटू मेमोरी सेल. और यूं प्लाज्मा सेल आपके पास इवेंचुअली इस काबिल होता है कि आपको क्या बना के देते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज़. भाई जिस्म में आए हुए हर एंटीजन के अगेंस्ट आपका बाय द एंड ऑफ द डे यही काम होता है ना कि आपने क्या जनरेट करनी होती है? एंटीबॉडीज़. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एंटीजन कैसा है आपके पास हेल्पर T सेल डिफरेंट तरह के साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं. मैच्योर B लिम्फोसाइट हमारे पास जो है वो आपके पास प्लाज्मा सेल से होते हुए डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ का नमूनिक हम जानते हैं, गेम्स से हम याद रख सकते हैं. ज़्यादातर हमारे पास IgG या IgM बनती है. एलर्जिक रिएक्शंस हों तो IgE बनती है और कभी कभार कुछ IgM मीडिएटेड डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं. बहरहाल HIV वायरस ने आपके इस इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्टर्ब करना है ऐसे कि जब कोई एंटीजन आएगा आप बाय द एंड ऑफ द डे क्या चीज़ बनाने से कासिर हो गए? एंटीबॉडीज़. ठीक है, सो ये तो जो पहला लेक्चर था जो है हमारे पास हेमाटोलॉजी का, तब भी हमने पढ़ा था. ठीक है, कि क्या होने जा रहा है. सो आप जानते हो ये जो HIV वायरस है आफ्टर एंटरिंग इन ह्यूमन बॉडी, याद रखिए इसका जो एनवेलप है इसके ऊपर एक पैथोजेनिक फैक्टर है एंड दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 120. ये जो आपके पास HIV वायरस है इसका एक पैथोजेनिक फैक्टर है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 120. So HIV virus after entering in human body via its glycoprotein 120 is going to bind with. So
ये मैंने बात आपको वायरोलॉजी के स्टार्ट में भी बता दी थी कि हर वायरस का इंसानी जिस्म में एक सेल ऑफ अटैक होता है। हर वायरस का इंसानी जिस्म में एक सेल ऑफ अटैक होता है, क्योंकि उसी सेल के ऊपर उस वायरस के साथ बाइंड करने के लिए क्या मौजूद होता है? रिसेप्टर। जब HIV वायरस इंसानी जिस्म में आता है तो ये वायरस, याद रखिए, जिस सेल पे अटैक करेगा, ठीक है, जिस सेल के ऊपर आपके पास यहाँ पर इस वायरस का रिसेप्टर है, दैट रिसेप्टर इज बेसिकली ऑल दो सेल जिनकी सरफेस पे क्या मौजूद होते हैं? CD4 रिसेप्टर्स। एंड CD4 रिसेप्टर्स आपने याद रखना है, ये मौजूद होते हैं ऑन जज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम विच इज़ फेमसली नोन एज हेल्पर T सेल्स। तो याद रखिए, शामत किस सेल की आनी है आपके पास? हेल्पर T सेल्स की। बेसिकली ये वायरस जब आएगा आपके जिस्म में तो इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय जज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। याद रखिए, अगर खुदा ना खास्ता HIV से कोई पेशेंट इन्फेक्ट होगा तो HIV वायरस ने इंसानी जिस्म में जिस भी तरीके से एंट्री ली है, सेक्सुअली, वर्टिकली या ब्लड बॉर्न, इसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 आपके पास एनवेलप पे पैथोजेनिक फैक्टर होता है, ये बाइंड करता है विद CD4 रिसेप्टर्स ऑन हेल्पर T सेल्स। तो याद रखिए, हेल्पर T सेल्स के ऊपर बाइंड करता है, आपके पास वायरल इंटीग्रेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है, और उसके बाद ये जो इन्फेक्टेड हेल्पर T सेल्स हैं उनकी क्या स्टार्ट हो जाती है? डिस्ट्रक्शन। ठीक है। सो बेसिकली ये वायरस इंसानी जिस्म में आने के बाद आपके इम्यून सिस्टम के किस सेल को डैमेज कर रहा होता है? ऑल इम्पॉर्टेंट जज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। अब जनाब ये देखिए, इम्यून रिस्पॉन्स तो नॉर्मली आपने देख लिया, कोई भी चोर आएगा, पुलिस पकड़ेगी, जज के हजूर पेश करेगी, जज साहब सज़ा के ऑर्डर जारी करेंगे, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल से होते हुए IgG एंटीबॉडीज़ बना देंगे। अब एक इंसान ऐसा है जिसके ब्लड के अंदर क्या चीज़ मौजूद नहीं है? हेल्पर T सेल्स। ठीक है। जितने भी बैक्टीरियाज आएंगे, जितने भी एंटीजन्स आएंगे, मैक्रोफेजेस उन्हें पकड़ेंगे तो सही, लेकिन आपके पास जब आगे से हेल्पर T सेल नहीं होगा, कभी भी साइटोकाइन रिलीज नहीं हो पाएंगी, कभी भी बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल से होकर आपको क्या नहीं बना पाएंगे? एंटीबॉडीज़। ठीक है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शामत आती है डेट इज़ ऑफ हेल्पर T सेल्स। HIV के टॉपिक जिस भी बुक से पढ़ो, ठीक है, आपको पूरे टॉपिक में एक ही गिरदान दिखाई देती है कि व्हाट इज़ CD4 सेल काउंट, व्हाट इज़ CD4 सेल काउंट। तो CD4 सेल काउंट से मुराद आपके पास कौन सा सेल होता है? वो सेल जिस पे CD4 रिसेप्टर होते हैं, डेट इज़ बेसिकली हेल्पर T सेल। हेल्पर T सेल्स के अलावा आपने याद रखना, अभी आपने देखा ये जो मोनोसाइट हैं और मैक्रोफेजेस, इनकी भी शामत आती है। इनकी सरफेस पे भी क्या मौजूद होता है? CD4 सेल्स। और आपने याद रखना है, CD4 सेल नो डाउट मेन शिकार तो कौन सा सेल होता है? हेल्पर T सेल। लेकिन मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और इसके अलावा बाज़ न्यूरल सेल्स भी हैं ब्रेन के जिन पे CD4 रिसेप्टर होता है। आगे चल के मैं ये कहूँ कि HIV मेनिंजाइटिस करता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो बाज़ न्यूरल सेल्स पे भी आपके पास CD4 रिसेप्टर्स यहाँ पे मौजूद होता है। दैट इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक पैथोजेनेसिस ऑफ HIV वायरस। हाउ HIV आर गोइंग टू मेक यू इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड। याद रखिए, इट इज़ गोइंग टू इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय ऑल इम्पॉर्टेंट जज ऑफ अवर इम्यून सिस्टम विच इज़ हेल्पर T सेल। तो यहाँ पर हेल्पर T सेल्स की शामत आती है। ठीक है। ये तो आपने पैथोजेनेसिस देख ली। अब आगे चलते हैं और आते हैं बिजनेस एंड की तरफ, या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सो क्लिनिकली HIV इन्फेक्शन जो है वो 4 स्टेजेस से गुजरता दिखाई देता है। क्लिनिकली HIV इन्फेक्शन जो है वो 4 स्टेजेस से गुजरता दिखाई देता है। फर्स्ट स्टेज हमारे पास जो HIV इन्फेक्शन की है, ठीक है, वो
आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो सामने आती है। इंक्यूबेशन पीरियड आपने कितना लिखा है, 2 to 6 वीक्स, ठीक है। सो इट अपीयर्स आफ्टर incubation period of 2 to 6 weeks, 2 से 6 हफ्ते का हमारे पास यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो होता। सो आपके पास फर्स्ट स्टेज तकरीबन 80% लोगों में इट इज़ सिम्टोमेटिक, 80% लोगों में इट इज़ सिम्टोमेटिक, और कोई 20% केसेस में फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या होती है, ए सिम्टोमेटिक। फर्स्ट स्टेज हमारे पास इट रिमेन्स एसिम्टोमेटिक, ठीक है। सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है जो कि सिम्टोमेटिक है, इसको नाम दिया जाता है एज अक्यूट HIV seroconversion, as acute HIV seroconversion. Acute HIV seroconversion is basically the first stage of HIV infection, जो कि 80% लोगों में क्या होती है, सिम्टोमेटिक, ठीक है। सो अक्यूट HIV seroconversion जो है, बी अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हर एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। याद रखिए क्लिनिकली यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये पहले भी बात हो चुकी है। सो 20 to 40 years एज ग्रुप इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर STIs, ठीक है। तो पीक एज हमारे पास STIs की क्या है, डेट इज़ 20 to 40 years, ठीक है। फिर आपने याद रखना है मेल टू फीमेल इंसिडेंस जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर इक्वल होता है। फिर तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे मिलती है, डेट इज़ हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया। एंडेमिक एरियाज में आपको पता है अफ्रीका इज़ एंडेमिक, इसके अलावा फार ईस्ट एशिया इज़ एंडेमिक, और इसके अलावा मेडिटेरेनियन रीजन मीन इन एंड अराउंड मेडिटेरेनियन सी, साइप्रस वगैरह, और आपके पास स्पेन और ये एरियाज़ जो हैं यहाँ पर ये एंडेमिक है, ठीक है। अब अक्यूट HIV सीरोकन्वर्जन से मुराद ये है कि जैसी वायरस इंसानी जिस्म में आएगा, इंसान का इम्यून सिस्टम किसी और एंटीजन की तरह इस एंटीजन को भी पकड़ के इसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज़। अब यहाँ पर आपके पास जो क्लिनिकल फीचर्स हैं acute HIV seroconversion में, what we get is flu-like illness. What we get over here is simply flu-like illness. टेंशन ना लो, आज जनरेटर चलेगा, ठीक है। सो आपके पास जो है वो फ्लू लाइक इलनेस होती है, और आप कह सकते हो कि एक्यूट HIV सीरोकन्वर्जन के जो तमाम फीचर्स हैं दे आर क्वाइट नॉन स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं वो आप जानते हो। उनमें फ्लू लाइक इलनेस में क्या हो सकता है, पेशेंट में लो ग्रेड फीवर, मलेस, आपके पास सोर थ्रोट, इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर मैक्यूलो पेप्युलर रैश, और साथ में आपके पास जो है वो सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी। ये बड़े ही नॉन स्पेसिफिक से फीचर्स हैं, और बट बी अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। HIV सीरोकन्वर्जन एग्ज़ाम का बड़ा ही पॉपुलर तरीन क्वेश्चन है। फीचर्स आपके पास बड़ी नॉन स्पेसिफिक होंगे, आपको पता है फ्लू लाइक इलनेस में
हल्का फुल्का फीवर, मलेज, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी वगैरह यहाँ पर हो जाती है। और ये आपके पास नॉन स्पेसिफिक फीचर्स हैं। ये फीचर्स अभी चंद दिनों में आगे चल के हम जो है वो एक और वायरल इलनेस पढ़ेंगे, उसमें भी एग्जैक्टली सेम फीचर्स आते हैं, ठीक है। यानी कि इन फीचर्स के साथ, यानी कि फीवर शीवर हो, गला शला ख़राब हो, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो, स्किन पे मैक्यूलो पेपुलर रैश हो, या भी 1-2 दिनों में हमने एक और वायरल इन्फेक्शन पढ़ना है, EBV एब्स्टन बार वायरस। उस इन्फेक्शन को इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या उसको क्या नाम दिया जाता है, ग्लैंडुलर फीवर। बिल्कुल सेम फीचर्स वहाँ पे भी आते हैं। बार क्वेश्चन लिखिए और कब किस क्वेश्चन को देख के कहना है कि भाई ये केस ही किसका है, एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन का। राइट डाउन द केस सिनेरियो, हेड नोट या फुट नोट आप लिख लीजिए, ठीक है। 23-year-old male, 23-year-old male, 3 weeks after returning, 23-year-old male, 3 weeks after returning from Thailand has presented with fever, sore throat, सारा कुछ लिखा हुआ है, fever, sore throat, cervical lymphadenopathy and maculopapular rash, full stop, ठीक है। This is a standard case of acute HIV seroconversion, which is the first stage of HIV infection, ठीक है। ये scenario start with age. Age क्या है, 20 से 40 साल. That is the peak age to acquire STI. फिर आपको हिस्ट्री मिल रही है ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया विच इज़ थाईलैंड, इसके अलावा कीनिया, इसके अलावा साइप्रस, ठीक है। और उसके बाद वो आपको जो फीचर्स देंगे वो कोई ख़ास नहीं होंगे, दे आर गोइंग टू बी नॉन स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ फ्लू लाइक इलनेस, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, ऑप्शन में उन्होंने HIV भी लिखा होना है, ऑप्शन में उन्होंने ग्लैंडुलर फीवर या एब्स्टन बार वायरस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस भी लिखा होना है, उन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस भी लिखा होना है, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि इस स्टेटमेंट को देख के आपने हमेशा किसका आंसर देना है, एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन का। सो रहे हो तो जाग जाओ और एक बात गौर से सुन लीजिए, केस ऊपर जो मर्जी हो, ऑप्शंस में अगर HIV है, आंसर HIV ही होगा। दोबारा सुनिए, केस ऊपर जो मर्जी है, ठीक है, 5 ऑप्शंस में अगर कहीं HIV लिखा हुआ है तो आंसर HIV ही होगा। इसकी वजह यह है कि एग्जामिनर बन के अगर आपने आंसर देने शुरू किए तो आपको आइडिया हो जाएगा। याद रखिए, एग्जामिनर हमेशा ये चाहते हैं कि सीरियस और ग्रेव इलनेसेस के लिए आपका ज़रा नी जर्क रिस्पॉन्स थोड़ा सा जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है। सो याद रखिए, आपने इन्फ्लुएंजा मिस कर दिया, खैर है, आपने एब्स्टन बार वायरस मिस कर दिया, खैर है, बिकॉज दे आर सेल्फ लिमिटिंग वायरल कंडीशन, लेकिन आपने HIV मिस कर दिया तो वो खैर नहीं है। तो आपने याद रखना है, जो सीरियस और ग्रेव डिजीज़ होती हैं ऑप्शंस में, ऊपर केस जो मर्जी हो, आपने हमेशा उसी को पिक करना है। तो याद रखिए, अगर ये सिम्टम दिए जाएं, ठीक है, फ्लू लाइक इलनेस के ना यंग पर्सन हु इज़ जस्ट ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम एंडेमिक एरिया, तो आपने हमेशा किसका तरफ सोचना है, एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन को, क्योंकि अगर आपने नहीं सोचा तो मामला अगली स्टेज की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है। सो फर्स्ट स्टेज 80% लोगों में क्या होती है, सिम्टोमेटिक, और 20% लोगों में क्या रहती है, एसिम्टोमेटिक, ठीक है। लेकिन अब ये हल्के फुल्के मामूली से फ्लू लाइक इलनेस के सिम्टम हैं, बंदे ने पैनाडोल खा ली, कोई एंटीबायोटिक ले ली, कुछ दिनों में ये सेटल हो ही जाते हैं। और फिर आती है सेकंड स्टेज, ठीक है। पहली स्टेज तो आपके पास आती है आफ्टर फ्यू वीक्स, ठीक है, ये स्टेज आती है आफ्टर फ्यू मंथ्स। इस स्टेज में आपने याद रखना है, अब 20% लोग क्या होते हैं, सिम्टोमेटिक, 20% लोग होते हैं सिम्टोमेटिक, और 80% इस स्टेज में क्या हो जाते हैं, एसिम्टोमेटिक। 80% इस स्टेज में क्या हो जाते हैं, एसिम्टोमेटिक। सो आपके पास जो है वो
जो आपके पास फर्स्ट स्टेज है HIV इन्फेक्शन की, जिसको अक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है, उसके गुजरने के बाद जो सेकंड स्टेज आती है विच टेक्स फ्यू मंथ्स, ठीक है, जो कि इट विल टेक फ्यू मंथ्स टू अपीयर। इस स्टेज को नाम दिया जाता है एज PGL। PGL स्टैंड फॉर परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। persistent generalized lymphadenopathy. The first stage of HIV infection is known as acute HIV seroconversion. The second stage is known as persistent generalized lymphadenopathy. और इसको आपने याद रखना है तो आप इसे याद रखेंगे 1 2 3 से। कोई आपसे पूछ ले कि PGL क्या होता है, आपने कहना बताता हूँ 1 2 3 होता है। 1 2 3 से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि भाई लिम्फेडिनोपैथी हो और लिम्फ नोड का साइज कितना हो, मोर देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जनरलाइज से मुराद ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा एक्स्ट्रा इंग्वाइनल साइट्स पे। भाई इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी तो आपको पता है वो हर STI के साथ होनी। एक्स्ट्रा इंग्वाइनल साइट से मुराद ये है कि इंग्वाइनल के अलावा 2 रीजन्स और भी इन्वॉल्व हों, जैसे एक्सिलरी और आपके पास सर्वाइकल, तो हम कह सकते हैं कि ये जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। और परसिस्टेंट से मुराद ये है कि ऐसा 3 महीने से ज़्यादा, आज के बाद याद रहेगा, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज़ द सेकंड स्टेज ऑफ HIV, आपने कहना है इसको PGL या परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी बोलते हैं। याद करना तो अभी हो जाएगा, इसको 1 2 3 से याद रख लीजिए। 1 सेंटीमीटर से बड़े लिम्फ नोड्स हों, 2 एक्स्ट्रा इंग्वाइनल साइट्स की इन्वॉल्वमेंट हो और ये काम पिछले 3 महीने से चल रहा हो, दैट इज परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। दैट इज द सेकंड स्टेज, जो कि आपको 20% लोगों में क्या मिलती है, सिम्टोमेटिक। सो अब तक जो पढ़ा है, जिन लोगों को यकीन नहीं था कि डिम्स में भी कभी टाइम पे क्लास स्टार्ट हो सकती है, उनके लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ। अब वो होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स टेक अ लुक एट कि कल आपने जहाँ तक बात छोड़ी थी, ठीक है, उसमें वी आर अप टू द पैथोजेनेसिस ऑफ HIV इन्फेक्शन। सो हेमाटोलॉजी के अंदर भी ये जिक्र आता रहता है और ये बड़ी आसान सी पैथोजेनेसिस है, कैसे HIV वायरस जो है वो आपको इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ जो है वो कर सकता है। इसमें इम्यून रिस्पॉन्स आप बड़ी दफ़ा सुनते हो, जानते हो, देखते हो। यू ऑल नो HIV वायरस का जो सेल ऑफ अटैक है, ये बात पहले तय हो चुकी है कि हर वायरस का इंसानी जिस्म में एक सेल ऑफ अटैक होता है, और HIV वायरस का जो सेल ऑफ अटैक है वो सेल्स हैं जिनकी सरफेस के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होता है, CD4 रिसेप्टर, क्योंकि उस रिसेप्टर के साथ आकर इस वायरस ने जुड़ना होता है अपने किस पैथोजेनिक फैक्टर की वजह से, विच इज़ ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है वो अनेबल करती है, जो कि इस वायरस के एनवेलप के ऊपर होती है, तो ताकि वायरस किसके साथ बाइंड कर सके, आपके पास CD4 रिसेप्टर्स के साथ। अब CD4 रिसेप्टर्स किन किन सेल्स के ऊपर होते हैं, उनमें आपने याद रखना है ऑल इंपॉर्टेंट हेल्पर, T सेल्स, इनके अलावा मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, और इनके अलावा चंद एक ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरल सेल्स, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ जो इम्यून रिस्पॉन्स आम रूटीन में जनरेट होता है, हम जानते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में आता है, मैक्रोफेजेस उसको पकड़ते हैं और किसके हुजूर पेश करते हैं, हेल्पर T सेल के। बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन चोर होता है, मैक्रोफेज जिस्म की पुलिस होती है, और ये जो हेल्पर T सेल विच इज़ अ T लिम्फोसाइट, दैट इज़ द जज ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। जज साहब सज़ा के ऑर्डर देंगे साइटोकाइंस की सूरत में, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल से होते हुए एंटीबॉडीज़ बनाएंगे, और ये एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया या एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में मदद फ्राहम करती हैं, ठीक है। सो जनाब, HIV वायरस जिस भी रास्ते से इंसानी जिस्म में दाखिल हो, सेक्शुअल ट्रांसमिशन हो, पेरेंटल ट्रांसमिशन हो जिसे ब्लड बॉर्न कहते हैं, या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन हो विच इज़ वर्टिकल ट्रांसमिशन, आने के बाद ये RNA एनवेलप्ड वायरस है, अपने एनवेलप के ऊपर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 पैथोजेनिक फैक्टर रखता है, ये HIV वायरस हर उस सेल के साथ बाइंड करेगा जिसपे क्या मौजूद होगा, CD4 रिसेप्टर। बस बाइंडिंग होने की देर होती है, वायरस की आपके पास इंटीग्रेशन होती है सेल के अंदर, रेप्लिकेशन होती है, और उसके बाद ये वायरस डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देता है किसकी, तमाम CD4 सेल्स की, ठीक है। CD4 सेल से मुराद आपके पास ये तमाम सेल्स हैं, ठीक है। तो पूरा HIV एड्स का टॉपिक जो है वो एक ही गिरदान से भरा पड़ा होता है,
कि व्हाट इज CD4 सेल काउंट, व्हाट इज CD4 सेल काउंट। CD4 सेल काउंट सिंपली मीन आपके पास हेल्पर टी सेल काउंट यहाँ पर होता है, ठीक है। अब जनाब हम देख रहे हैं बिजनेस एंड पे आते हैं कि आपके पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगी। यंग आपके पास पेशेंट हो 20 to 40 ईयर्स का, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया हो, सेंट्रल अफ्रीका, कीनिया शीनिया जहाँ पर हैं आपके पास, फार ईस्ट एशिया जिसमें आपके पास थाईलैंड वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मेडिट्रेनियन रीजन जहाँ पर आपके पास साइप्रस वगैरह हैं, ठीक है। दीज आर द पीक एंडेमिक एरियाज, वहाँ से हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग हो और 2-3 हफ्ते के बाद आपके पास उस पेशेंट में नॉन स्पेसिफिक से फ्लू लाइक सिम्टम्स आए, ठीक है। बी अवेयर ऑफ एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन। HIV इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया ऑप्शन में अगर HIV है ऊपर जो मर्जी है आपने आंसर क्या देना है, HIV। आप 99.9% ठीक होंगे। लेकिन अब 6 साल के बच्चे में वो आपको कह रहे हो फीवर है, मलेज है, सोर थ्रोट है, तो ये जुल्म नहीं करना कि आप उधर कहोगे HIV है। थोड़ा सा एग्जाम स्मार्ट भी रहना है, ठीक है, या 80 साल के बंदे के अंदर, ठीक है। तो ये ना कहना कि सर ने कह दिया था तो ऐसा ही है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेना। हाँ, अगर ये सारी के सारे रिस्क फैक्टर वहाँ पे सजेस्ट कर रहे हो तो एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन से मुराद ये कि जैसे कोई और एंटीजन इंसानी जिस्म में आता है, HIV वायरस भी जब इंसानी जिस्म में आता है बिल्कुल इसी तरीके से आपका इम्यून सिस्टम उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। और बेसिकली एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन से मुराद ये कि आपका इम्यून सिस्टम HIV वायरस के अगेंस्ट जब क्या जनरेट करना शुरू करता है, एंटीबॉडीज़, तो आपके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स और फ्लू लाइक इलनेस वगैरह यहाँ पर आती है। बहरहाल अगर ये सिम्टम इग्नोर हो जाएँ, 80% लोगों में तो ये सिम्टम्स होते हैं और चूँकि बहुत ही नॉन स्पेसिफिक हैं, इग्नोर हो जाते हैं, पेशेंट अगली स्टेज में चला जाता है। सेकंड स्टेज को आप क्या नाम देते हो, PGL, विच इज़ परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। ये स्टेज आपको सिर्फ 20% केसेस के अंदर ही मिलती है। ये स्टेज आपको तकरीबन 20% केसेस के अंदर ही दिखाई देती है। फिर PGL के बाद आपके पास जो है, अब इस स्टेज में भी होता ही है कि पेशेंट्स ने इसको भी इग्नोर कर देना होता है, ठीक है। और फिर आपके पास टोटल हमारे पास कितनी स्टेजेस हैं, 4। हमारे पास जो थर्ड स्टेज है डेट इज, लिख लीजिए, ये स्टेज 100% केसेस में डेट इज सिम्टोमेटिक। ये स्टेज 100% केसेस में इट इज सिम्टोमेटिक। और दिस स्टेज इज फेमसली नोन एज ARC और एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स। इस स्टेज को ARC और एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि अब ये स्टेज आपके पास जो है वो हफ्ते गुजर गए, महीनों गुजर गए और जो है बात जब सालों पे आती है, यानी कि ये वायरस इस हद तक जिस्म में काफ़ी हद तक CD4 सेल काउंट को डैमेज कर चुका होता है, तो आपके पास इस स्टेज में एक तो आना शुरू होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स। इस स्टेज में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स, ठीक है, उसमें आपके पास फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया। मलेज होता है फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग वेल, और हमारे पास जो है वो वेट लॉस वगैरह। और साथ में ये जो एड्स रिलेटेड कम्प्लेक्स आपके पास स्टेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स के साथ अपेयर होना शुरू होते हैं माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हमारे पास वो इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं जिनकी आम रूटीन में तो इतनी औकात नहीं होती कि किसी हट्टे कट्टे इम्यूनो कॉम्पिटेंट बंदे में सर उठा सकें, लेकिन जब HIV वायरस आपके इम्यून सिस्टम को बिठा रहा होता है तो ये सर उठाना शुरू कर देते हैं। इनमें हमारे पास चंद एक फंगल इन्फेक्शंस हैं, इनमें चंद एक फंगल इन्फेक्शंस हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है डिफ्यूज ओरो फ्रेंजियल कैंडिडिएसिस,
सो आम रूटीन में हल्का फुल्का कैंडिडियासिस या ओरल थ्रश वो तो आपको पता है पोस्ट एंटीबायोटिक यूज़ वगैरह से भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास डिफ्यूज से मुराद है पूरा मुंह, ओरल कैविटी, इसोफेगस, फेरिंग्स जो है वो उसमें आपके पास वाइट कर्डी डिस्चार्ज हो रहा होता है ड्यू टू वेरी डिफ्यूज दिस। फिर आपके पास फंगल स्किन इन्फेक्शंस, ठीक है। स्किन के जो इन्फेक्शंस हैं फंगस के वो हम डर्माटोलॉजी में पढ़ेंगे, आप भी जानते हो उनको क्या नाम दिया जाता है, टीनिया इन्फेक्शंस, टीनिया कॉर्पोरस, टीनिया कैपिटस, वो स्किन इन्फेक्शंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस में याद रखिए सेंसरी नर्व रूट्स में छुपा हुआ वीजी पढ़ा था आपने। शिंगल्स के साथ जब कोई प्रेजेंट करेगा कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है, यू नीड टू चेक HIV स्टेटस, ठीक है। सो HIV पेशेंट्स के अंदर जब इम्यून सिस्टम इस स्टेज तक पहुंचता है तो डॉर्सल नर्व रूट्स में छुपा हुआ आपके पास वीजी वायरस सर उठा सकता है। इन एवरी पेशेंट हु इज प्रेजेंटिंग विद शिंगल्स ऑलवेज चेक द HIV स्टेटस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो और जो यहाँ पर वायरल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें याद रखिए ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया के मुतल्लिक आपने याद रखना है कि जिन एग्जाम्स में पिक्चर्स आती हैं जैसे USMLE वगैरह में, उसमें ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया में टंग की आपको पिक्चर मिलेगी जिस पे हेयर ग्रोथ होगी, जुबान होगी और उसके ऊपर आपको हेयर ग्रोथ मिलेगी। याद रखिए ये इन्फेक्शन भी किस में होता है, ARC या थर्ड स्टेज जिसको आप अक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन बोलते हो, ठीक है। और ये कौन सा वायरस प्रोड्यूस करता है, एप्स्टन बार वायरस, ठीक है। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया में टंग की पिक्चर होगी, उस पर हेयर ग्रोथ होगी। इट इज़ बेसिकली EBV इन्फेक्शन इन द थर्ड स्टेज ऑफ HIV। और आपने याद रखना है कि ये इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि इसके साथ रिस्क होता है किसका, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया इट्स अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। आपने याद रखना है एप्स्टन बार वायरस वैसे ही ऑन्कोजेनिक वायरस है, हीमाटोलॉजी से भी आप जानते हो बर्किट्स लिम्फोमा इस तरह की चीज़ें करता है। तो ये चूँकि ऑन्कोजेनिक वायरस है तो आपके पास ये जब HIV में भी इन्फेक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस कर सकता है। वेल जनाब, थर्ड स्टेज को आपने याद रखना है, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स रहना शुरू होंगे और साथ में हमारे पास यहाँ पर माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। बहरहाल अगर आप इसको भी इग्नोर करोगे तो फिर इवेंचुअली आ जाएगी हमारे पास फोर्थ स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। ये फोर्थ स्टेज भी आपके पास थर्ड स्टेज की तरह 100% क्या होती है, सिम्टोमेटिक। और याद रखिए फर्स्ट स्टेज जो सिम्टोमेटिक होती है उसको आपने नाम दिया एज एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन। सेकेंड स्टेज जो HIV इन्फेक्शन में सिम्टोमेटिक होती है दैट इज PGL विच इज परसिस्टेंट generalized lymphadenopathy. The third stage is known as ARC and the fourth stage of HIV infection is known as AIDS. याद रखिए HIV infection does not means AIDS. AIDS is the last stage of HIV infection. और से सुनिए, HIV पॉजिटिव होने से मुराद AIDS नहीं होता। AIDS is basically last stage of HIV infection. AIDS we all know that is going to mean acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome और AIDS आपके पास लास्ट स्टेज है HIV इन्फेक्शन की। और याद रखिएगा it takes 2 to 10 years to develop AIDS आफ्टर HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए भाई, किसी में HIV पॉजिटिव हो आपने उसको AIDS नहीं बोल देना, ठीक है। हो सकता है अभी एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन से गुजर रहा हो सकता है अभी सेकंड स्टेज हो परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी वाली, हो सकता है थर्ड स्टेज हो विच इज़ ARC विच इज़ एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स और माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं। अच्छे बच्चों की तरह क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। HIV infection does not mean AIDS. AIDS is basically last stage of HIV infection. ये स्टेज उस वक्त आती है जब हमारे पास कम होते होते CD4 सेल काउंट
goes as low as less than 200। भाई ये स्टेज उस वक्त सामने आती है जब CD4 सेल काउंट कम होते होते लेस देन 210 log 6 पर लीटर या 200 से कम हो जाते हैं। ये हर एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप या तो यहाँ पर एड्स का लेबोरेटरी डायग्नोसिस बना सकते हो, ठीक है, व्हेन CD4 काउंट सेल काउंट गोज एज लो एज, या यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी है, ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस भी बन सकता है, ठीक है, व्हेन स्पेसिफिक pathognomonic infections of AIDS starts appearing, या फिर ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक या पैथोगनोमिक इन्फेक्शंस अपीयर होना शुरू हो जाएं जो कि हम जानते हैं कि HIV एड्स के अलावा कहीं और नहीं होते। ये कौन से इन्फेक्शंस हैं आप सारे जानते हो। मेनिंजाइटिस की बात की जाए तो सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मेनिंजाइटिस की बात की जाए तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, निमोनिया की बात की जाए PCJ विच इज नीमोसिस्टिस जिरोवेसी निमोनिया, GAT की बात की जाए तो क्रिप्टोस्पोरोडियम गैस्ट्रोएंटराइटिस। भाई पेशेंट लैंड ही आपके पास कर रहा है किसके साथ, PCJ निमोनिया के साथ, नीमोसिस्टिस जिरोवेसी निमोनिया के साथ। ऐसे मेरी शक्लें ना देखो कि सुना ही नहीं है सर, ठीक है। सो निमोनियाज में आपने पढ़ा था कि एक पैरासाइट है प्रोटोजोआ नीमोसिस्टिस जिरोवेसी जो इन्फेक्ट ही उनको करता है जिनमें HIV की लास्ट स्टेज हो चुकी होती है विच इज एड्स। अभी मैं लिखवा भी देता हूँ सारी की सारी बातें। तो याद रखिए क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाता है, कोई PCJ निमोनिया के साथ आए तो समझ लीजिए भाई इस इंसान का CD4 काउंट कम होते होते कितना हो गया, लेस देन 200। भाई सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के साथ आया है, टॉक्सोप्लाज्मा की इतनी औकात नहीं होती कि किसी हट्टे कट्टे इम्यूनोकॉम्पिटेंट बंदे के अंदर वो आपके पास जो है वो ब्रेन को इन्वॉल्व कर जाए। ये उसी बंदे को कर सकती है जिसका CD4 काउंट कम होते होते कितना हो जाता है, लेस देन 200, ठीक है। सो जनाब दीज आर द क्लिनिकल स्टेजेस ऑफ HIV एड्स। सो आपने याद रखना है कि 4 स्टेजेस से हमारे पास HIV का इन्फेक्शन गुजरता है। फर्स्ट स्टेज आपने याद रखना है 80% लोगों में सिम्टोमेटिक होती है लेकिन आपके पास फ्लू लाइक इलनेस होती है और जो है नॉन स्पेसिफिक से फीचर्स होते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है, कोई भी यंग पेशेंट हो, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवलिंग टू एंडेमिक एरिया हो और आपके पास फीवर, मलेज, सोर थ्रोट, मैक्यूलोपेपुलर रैश और सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी है, ऑलवेज गिव योर डायग्नोसिस इन फेवर ऑफ एक्यूट HIV सीरोकन्वर्जन। सेकंड स्टेज 20% लोगों में आपके पास सिम्टोमेटिक होती है और इसको आप नाम देते हो एज PGL परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फोडेनोपैथी। इसको आपने हमेशा 1, 2, 3 से याद रखना है। 1 सेंटीमीटर से ऊपर आपके पास क्या होने चाहिए, लिम्फ नोड्स, मोर देन 2 एक्स्ट्रा इंग्वाइनल साइट्स पे, और ये सब कुछ होना चाहिए फॉर मोर देन 3 months, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज तो आपने याद रखना है 100% केसेस में सिम्टोमेटिक होती है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट्स के साथ माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है वो सामने आते हैं। और फोर्थ स्टेज जिस तक पहुँचते पहुँचते कितने साल लग जाते हैं, 2 से 10 साल। तो फोर्थ स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन इज बेसिकली नोन एज एड्स। ये उस वक्त बोलते हैं जब CD4 सेल काउंट कम होते होते आपके पास कितना कम हो जाए, लेस देन 200। और फिर ऐसे इन्फेक्शंस सामने आए जो कि आपको HIV एड्स के अलावा कहीं और सुनने और देखने को नहीं मिलते, ठीक है। सो जनाब पब्लिक हेल्थ में भी बात करेंगे, ठीक है। सो याद रखिए 1981 में जब एड्स की डिस्कवरी हुई तो उस टाइम फिलाडेल्फिया के एक हॉस्पिटल में 5 पेशेंट्स इकट्ठे आए एक अजीब से नमूनिया के साथ, एक ऐसे पैरासिटिक नमूनिया के साथ। ऐसा पैरासाइट स्पूटम में देखा गया जो पहले नहीं कभी देखा गया था। दैट इज़ अ प्रोटोसोआ विच इज़ PCJ विच इज़ नीमोसिस्टिस जिरोवेसी। 1981 में जब उन 5 केसेस को फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया तो दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हमारे पास, बात करते हैं जनाब हो गया है HIV एड्स
और एड्स उस वक्त होता है जब CD4 काउंट कम होते होते कितना हो जाए, लेस देन 200। और यहाँ पर हमारे पास होना शुरू होते हैं अब मेजर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अब हमारे पास यहाँ पर होना शुरू होते हैं मेजर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि आपको कहीं और किसी और जगह सुनने और देखने को नहीं मिलते। स्टार्टिंग विद द CNS, ऊपर से स्टार्ट करते हैं हेड रीजन से। सो नंबर 1 वी हैव सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। जो लोग मेनिंजाइटिस का टॉपिक पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि कौन सा पैरासाइट HIV एड्स में इन्फेक्ट करता है। तो भी जो है इनको ज़रा रिव्यू करते जाते हैं। क्लिनिकली वो आपको देंगे कि एक पेशेंट है HIV का और आया है आपके पास कंप्लेन ऑफ फीवर एंड अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फीवर प्लस अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑलवेज सिग्निफाइज द CNS इन्फेक्शन। वो हमेशा CNS इन्फेक्शन को ही इन्वेस्टिगेशन पे यहाँ पर CT ब्रेन प्लेन, और CT ब्रेन प्लेन में ये चूंकि सेरिब्रल कैल्सिफिकेशंस करता है तो यू विल फाइंड रिंग एनहांसिंग लीजन। सो सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जी, 27 साल का पेशेंट है, HIV पॉजिटिव है, फीवर और अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है और CT पे आपके पास रिंग एनहांसिंग लीजन्स हैं। ठीक है, सो दैट इज डायग्नोस्टिक ऑफ सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ट्रीटमेंट मांगेंगे तो यहाँ पर आपने इंट्रावीनस को ट्राइमोक्साजोल देना है। आपने यहाँ पर इंट्रावीनस को ट्राइमोक्साजोल यहाँ पर देना है। CNS का दूसरा इन्फेक्शन है हमारे पास फंगल। कौन सा फंगस HIV एड्स में मेनिंजाइटिस करता है? दैट इज क्रिप्टोकोकस। ठीक है, सो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस अगर HIV एड्स में होगा तो इसका क्वेश्चन फिर वो आपको ऐसे देंगे कि जी नोन केस है HIV पॉजिटिव, आपके पास पेशेंट है और आया है फीवर, हेडेक एंड नेक स्टिफनेस के साथ। आपको पता है फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस दैट इज अ क्लासिकल मेनिंजाइटिक ट्रायड, जो कि आता ही किसके साथ है? मेनिंजाइटिस के साथ। सुनी हुई बातें हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है मेनिंजाइटिस में वी नीड टू गो फॉर CSF एग्जामिनेशन, और CSF एग्जामिनेशन यहाँ पर that will reveal hyphae. Hyphae या mycelium we all know that is a structural and functional unit of fungus. ठीक है, सो जब हाइफी मिलते हैं तो फिर माइकोलॉजिस्ट डिफरेंट तरह के हाइफीज को पिक करता है विद स्टेनिंग। तो यहाँ पर जो आपने याद रखना है, क्रिप्टोकोकस को पिक करने के लिए, ठीक है, जो है जो स्टेनिंग इस्तेमाल की जाती है दैट इज इंडियन इंक। दैट इज इंडियन इंक। तो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का अगर क्वेश्चन आएगा तो स्टोरी ये होगी कि HIV पेशेंट है, फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस के साथ आया है, CSF पे हाइफी है विच गेट स्टेन्ड बाय इंडियन इंक। क्वेश्चन ठीक है, मार के बता रहा होगा कि मैं क्वेश्चन किसका हूँ? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का। ठीक है, ट्रीटमेंट मांग लेंगे तो एंटी फंगल में आपने देनी है एम्फोटेरासिन बी। एम्फोटेरासिन बी। सो याद रखिए, अभी हम HIV का इलाज नहीं पढ़ रहे, अभी हम HIV का मरीज जो कहाँ पहुँच गया है? एड्स में। और ऐसे इन्फेक्शंस होने शुरू हुए हैं जो कि आपको HIV एड्स के अलावा कहीं और सुनने और देखने को नहीं मिलते। सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस अगर किसी अडल्ट इंसान में होगा तो उसी इंसान में होगा जिसमें HIV एड्स की वजह से CD4 काउंट कितना हो चुका है? लेस देन 200। इस बात को समझिए। ठीक है, ये वो मेजर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। ऑब्वियसली ज़्यादातर ये आपके पास पैरासिटिक और फंगल इन्फेक्शंस हैं। याद रखिए, पैरासाइट्स और फंगाई की इतनी विरुलेंस नहीं होती कि किसी हट्टे कट्टे इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंसान में वो कोई डिजीज़ प्रोड्यूस कर सके। ये सारी की सारी मैनिफेस्टेशंस आपके पास जो है होनी उस वक्त हैं जब HIV वायरस की वजह से CD4 काउंट कम होते होते कितना रह जाएगा? लेस देन 200। और फिर ये आपके पास स्पेसिफिक पैथोगनोमिक या हॉलमार्क इन्फेक्शंस HIV एड्स के आना शुरू हो जाएंगे। पेशेंट ने लैंड ही किसके साथ किया है? सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस के साथ। फीवर,
अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, सीटी पर रिंग एनहांसिंग लीजन्स हैं, क्योंकि सेरिब्रल कैल्सिफिकेशंस होती हैं। तो आपको पता है भाई ये पेशेंट है ही किस में, HIV एड्स में। फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस है, CSF पे हाइफी है विच गेट स्टेन्ड बाय इंडियन इंक। आपको पता है केस किसका है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का। CD4 काउंट चेक करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे कर लेना अच्छी बात है, बट यू नो दिस इज अ केस ऑफ HIV एड्स। मरीज जो है वो HIV की लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आइस में। आइस में हमारे पास यहाँ पर है CMV रेटिनाइटिस, साइटो मैगेलोवायरस रेटिनाइटिस, ठीक है। सो आपके पास क्लिनिकली यहाँ पर CMV रेटिनाइटिस में HIV का पेशेंट होगा, HIV पॉजिटिव, जो कि आ रहा होगा विद ऑब्वियसली ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब आई CNS से नीचे आते हैं, आइस में हमारे पास ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। ब्लाइंडनेस, ठीक है, क्योंकि रेटिना इन्वॉल्व है, तो रेटिना को देखने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, फंडोस्कोपी, ठीक है। तो जब आप फंडोस्कोपी करते हो तो आपको रेटिनल इन्फ्लेमेशन दैट गिव्स अस द डायग्नोस्टिक मोज़रेला पिज़्ज़ा अपीयरेंस। सो रेटिना की इन्फ्लेमेशन ऐसी होगी, रेटिना के अंदर ऐसा इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट पेनिट्रेट किया होगा जैसे मोज़रेला पिज़्ज़ा आप उठाते हो तो उसमें से चीज़ जो है वो टप टप करके गिर रही होती है। नहीं खाया काफ़ी दिनों से तो आज ऑर्डर कर लेना, ठीक है। सो आपके पास ये जो टिपिकल मोज़रेला पिज़्ज़ा अपीयरेंस है इन रेटिना ऑन फंडोस्कोपी दैट इज डायग्नोस्टिक, पैथोगनोमिक और स्पेशल फीचर ऑफ CMV रेटिनाइटिस, ठीक है। सो मोज़रेला पिज़्ज़ा अपीयरेंस ऑफ रेटिना, आपके पास ये पिज़्ज़े की अपीयरेंस नहीं है, ये किसकी अपीयरेंस है, रेटिना की, ठीक है, जो कि फंडोस्कोपी पे दिखाई देती है। अब वो आपको कहने हैं HIV पॉजिटिव पेशेंट है, ब्लाइंडनेस के साथ आया है, फंडोस्कोपी पे मोज़रेला पिज़्ज़ा अपीयरेंस है रेटिना की, तो डेट इज़ केस ऑफ CMV रेटिनाइटिस। और CMV रेटिनाइटिस होता ही उस इंसान में है जो कहाँ तक पहुँच चुका होता है, एड्स पे, ठीक है। ट्रीटमेंट मांग लेंगे, आपको पता है हर्पीज़ वायरस ही है ना CMV, तो एक काम की एंटीवायरल हमारे पास है। याद रखिए HIV एड्स का इलाज नहीं पड़ रहे, HIV एड्स में ये जो मेजर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहे हैं उनका आगे से क्या इलाज है। सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में इंट्रावीनस कोट्राइमोक्साजोल, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में आपने एम्फोटेरेसिन B। यहाँ पर आपको पता है कि एसाइक्लोविर इज गुड अगेंस्ट हर्पीज वायरसेस। उसी के ग्रुप से आप यहाँ पर CMV रेटिनाइटिस के लिए क्या देते हो पेशेंट में, गैनसाइक्लोविर, ठीक है। यू गिव ओवर हियर गैनसाइक्लोविर। अब जनाब आगे चलते हैं, वी कम टू द लंग्स। लंग्स में तो ये बात बड़ी दफ़ा आपने पढ़ ली कि वी आर गोइंग टू हैव नीमोसिस्टिस जिरोवेसी निमोनिया, नीमोसिस्टिस जिरोवेसी, जिसको उर्फ़े आम में PCJ नमूनिया भी बोला जाता है। ये बेसिकली PCJ नमूनिया के ही पहले 5 केसेस थे, अजीब सा नमूनिया था जो कि आया और वहीं से फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, तो तभी आप कहाँ तक पहुँचे, HIV तक, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आएगा कि नोन केस है आपके पास HIV का, और नमूनिया में क्या होता है, फीवर होता है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया होता है, ठीक है। आपके पास चेस्ट एक्सरे प्रेजेंटेशन अगर याद हो तो PCJ नमूनिया में हमारे पास बायलेटरल पेरीहाइलर मॉटलिंग थी। हाइलर वो जगह होती है जहाँ से ब्रोंकाई लंग्स में एंटर हो रहे होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बायलेटरल पेरीहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बड़ा टिपिकल होगा, HIV का पेशेंट है, फीवर, कफ, डिस्निया के साथ आया है, चेस्ट एक्सरे में इन्फिल्ट्रेट हैं विच आर क्लोज टू हाइलम। सो इन्वेस्टिगेशन में आपने यहाँ पर स्पूटम जो है वो माइक्रोस्कोपी करनी होती, क्योंकि प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआस जो है वो
पैरासाइट है, पिक हो जाता है। ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भी क्या चल सकती है, को ट्राइमोक्साजोल या फिर इंट्रावीनस पेंटामिडीन, इंट्रावीनस पेंटामिडीन आप यहाँ पर दे सकते हो। लंग से नीचे आते हैं जीआईटी पे। जीआईटी में हमारे पास एक पैरासाइट जो कि डायरिया करता है। वैसे सारे नाम आपको आने चाहिए, सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हो, अगर आते हैं तो शाबाश, अगर नहीं आते तो बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। सो वी हैव क्रिप्टोस्पोरोडियम, ठीक है। क्रिप्टोस्पोरोडियम हमारे पास फिर एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नोन केस है हमारे पास किसका, HIV का, और वो किसके साथ आया है, डायरिया के साथ, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर स्टूल माइक्रोस्कोपी और ट्रीटमेंट चूँकि पैरासाइट है तो मेट्रोनिडाजोल इज गोइंग टू हेल्प ओवर हेयर, ठीक है। सो क्रिप्टोस्पोरोडियम आपके पास जो है वो, ये क्रिप्टोस्पोरोडियम भी प्रोटोजोआ है, याद रखिए पैरासाइट्स में। PCJ भी प्रोटोजोआ है और सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस करने वाला टॉक्सोप्लाज्मा भी आपके पास प्रोटोजोआ है, ठीक है। CMV तो वायरस है और क्रिप्टोकोकस हमारे पास क्या है, फंगस। ये आगे पैरासाइटोलॉजी में 1-2 दिनों में हम ये सारा कुछ लिख लेंगे। फिर आ जाते हैं स्किन पे। स्किन में हमारे पास जो मैनिफेस्टेशन आती है, याद रखिए HIV एड्स में ये जो मेजर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये अलग से भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं कि कौन सा पैरासाइट HIV में आपके पास ब्रेन को अफेक्ट करता है, कौन सा फंगस आपके पास HIV में मेनिंजाइटिस कर सकता है, कौन सा पैथोजन आपके पास रेटिनाइटिस करता है, कौन सा पैथोजन HIV में नमूनिया करता है, एड्स में कौन सा पैथोजन गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्किन पे वी हैव कैपोसी सार्कोमा, यानी कि अलग से भी पूरे क्वेश्चन हैं। अब कैपोसी सार्कोमा के मतलब लिख लीजिए, नाम ही बता रहा है कि इट इज़ अ malignant tumor, it is a malignant tumor arising from skin, fibroblast and capillary endothelial cells। आप कहेंगे सर इन्फेक्शन पढ़ाते पढ़ाते आप एक ट्यूमर पढ़ाना शुरू हो गए, ठीक है। पहले तो ये कि कैपोसी सार्कोमा इट्स अ एड्स डिफाइनिंग कंडीशन, ठीक है। ये सारी जो कंडीशंस पढ़े हो ना, ये डिफाइन कर देती हैं कि बंदे को है क्या, HIV एड्स विच इज़ अ लास्ट स्टेज। तो कैपोसी सार्कोमा एक है तो कैंसर, इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम स्किन। स्किन के कौन से सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, या स्किन की जो लाइनिंग वेसल्स हैं, वेसल्स के लाइनिंग सेल्स कौन से होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स, वहाँ से ही ओरिजिनेट करता है। अब आप कहोगे कि सर आप HIV एड्स पढ़ाते पढ़ाते कैंसर पे कैसे चले गए हैं, तो याद रखिए ये जो कैपोसी सार्कोमा है, इट इज़ कॉज्ड बाय अ ऑन्कोजेनिक वायरस। ये एक ऑन्कोजेनिक वायरस प्रोड्यूस करता है ये जो स्किन का कैंसर है, और ये ऑन्कोजेनिक वायरस इन्फेक्ट ही आकर उस वक्त करता है जब CD4 काउंट कम होते होते कितना हो जाता है, लेस देन 200। यानी कि कैपोसी सार्कोमा आपको HIV एड्स के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। और ये जो ऑन्कोजेनिक वायरस है इससे भी आपका तारुफ हो चुका है, दैट इज HHV 8 बताए थे ना हर्पीज वायरसेस, ठीक है। तो 8वां हर्पीज वायरस, ठीक है, दैट इज ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ठीक है। सो HHV 7 तक भी आपने सुन रखा है, वो पिट्राइसिस रोजिया करता है। 6 आपके पास एरिथीमा जो है वो स्किन के ज़्यादातर ये हर्पीज़ वायरसेस हैं, लेकिन ये वायरस स्किन को इन्फेक्ट तो करता है HHV 8 वायरस, लेकिन उन लोगों में जिनमें क्या हो चुका होता है आपके पास HIV एड्स। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, क्लिनिकली वो आपको कहेंगे नोन केस है HIV का, और आपके पास यहाँ पर बनते हैं पर्पल प्लैक्स। प्लैक्स आपको पता है लार्ज रेज्ड लीयंस होती हैं, ठीक है। तो लेग्स के ऊपर आपके पास पर्पल कलर के बड़े बड़े से प्लैक्स यहाँ पर बन रहे होते हैं, ठीक है।
फिर चूँकि मेलिग्नेंसी है तो आपके पास यहाँ पर अलार्म फीचर्स में बहुत ही तेज़ी से होता हुआ वेट लॉस, साथ में लिम्फ नोड्स, और साथ में ये कैंसर फैलता है और कहाँ तक जा सकता है, लंग्स में, ठीक है। सो अ नोन केस ऑफ HIV हैज़ प्रेजेंटेड विद पल्पल प्लैक्स ऑन लेग्स, वो जाकर फिट इन होता है किसमें, कैपोसी सार्कोमा में। इन्वेस्टिगेशन में आपने करना है स्किन बायोप्सी, आप यहाँ पे करोगे स्किन बायोप्सी, और इस कैंसर के लिए फिर आपने एंटी कैंसर्स देनी है विच इज़ कीमोथेरेपी। आई होप पैगाम आप तक पहुँच गया होगा। ये जो आपने सारी लिस्ट लिखी है, CNS इन्फेक्शंस में सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, CMV रेटिनाइटिस, PCJ निमोनिया, क्रिप्टोस्पोरोडियम गैस्ट्रोएंटेराइटिस और लेग्स के ऊपर कैपोसी सार्कोमा, ये होंगे उसी इंसान में जिसमें CD4 काउंट लेस देन 200 हो जाता है, ठीक है। जो इंसान आपके पास लास्ट स्टेज ऑफ HIV में पहुंच जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एड्स, ये सारे के सारे आपके पास एड्स डिफाइनिंग इन्फेक्शन है या एड्स डिफाइनिंग कंडीशन है, ठीक है। कोई इंसान आपने रिसीव कर लिया है PCJ निमोनिया के साथ, तो आपको पता है कि ये इंसान पहुंच चुका है किसमें, HIV की लास्ट स्टेज में या एड्स में, और इसका CD4 काउंट लाजमी कितना होना है, लेस देन 200। इतना इम्यून सिस्टम बैठेगा किसी इंसान का, तो तभी जाकर ये एड्स डिफाइनिंग इन्फेक्शन सर उठाएंगे। पॉइंट क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा एड्स में ये तो सारे मसले चल ही रहे होंगे, आपके पास लिख लीजिए एडिशनल कोमॉर्बिडिटीज। इसके अलावा वी हैव एडिशनल कोमॉर्बिडिटीज। एडिशनल कोमॉर्बिडिटीज से मुराद है कि भाई और क्या क्या होगा, इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आपके पास एडिशनल उस मरीज़ में जो कि किसका है, HIV एड्स का, और क्या होगा, तो उसमें आप लिखिए कि भाई कार्डिक पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह सीरियस स्टार्ट करना है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पढ़ेंगे। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के जहाँ और ढेर रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्मोकिंग, डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमिया, आप देखोगे एक न्यू इमर्जिंग रिस्क फैक्टर है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का, दैट इज़ बेसिकली अंडरलाइन इन्फ्लेमेशन। ये जो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, इस वजह से इन लोगों में किस चीज़ का चांस होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और मायोकार्डियल इन्फाक्शन, और उसके बाद कंजस्टिव कार्डिक फेलियर का। तो साथ साथ इन लोगों में हार्ट अटैक्स ड्यू टू इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कंजस्टिव कार्डिक फेलियर रहता है। फिर आपने रीनल सिस्टम भी स्टार्ट करना है। हर एग्ज़ाम का पेट क्वेश्चन है, HIV एड्स वालों में कौन सा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, तो रिमेंबर द नेम, FSGS, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ रीनल इन्वॉल्वमेंट जो कि HIV एड्स में होती है। FSGS स्टैंड्स फॉर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसके अलावा बोन्स में आपके पास ऑस्टियोप्रोसिस, बोन्स में हमारे पास ऑस्टियोप्रोसिस। इसके अलावा ब्लड में या हिमाटोलॉजिकली HIV में बहुत कॉमन है ITP, ठीक है, इडियोपैथिक, ठीक है। सो HIV वायरस आपने अगर याद हो, हिमाटोलॉजी अच्छी, तो ना सिर्फ मैरो को भी सप्रेस करता है बल्कि आपके पास यहाँ पर जो है वो इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन भी प्लेटलेट्स की होती है। ITP स्टैंड फॉर इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पर्परा। फिर यहाँ पर लिम्फोमास, लिम्फोमास दोनों तरह के होते हैं, नॉन हॉचकिन और हॉचकिन, ठीक है। सो दोनों तरह के HIV में हो सकते हैं। लार्ज B सेल लिम्फोमा ज़रा नॉन हॉचकिन में, और हॉचकिन लिम्फोमास आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास और एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। ये बात मैंने आपको TB पढ़ाते हुए बताई थी कि वेस्ट ने तो अपने आप को मिड-90s में TB फ्री डिक्लेयर कर दिया था। TB हमारे जैसे मुल्कों के लिए रह गई थी। इट इज़ HIV इन्फेक्शन विच ब्रॉट द TB बैक टू वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे उनकी पॉपुलेशन इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हुई, 50% केसेस ऑफ HIV एड्स, HIV के नहीं, जो कि किसके होते हैं, एड्स के, उनमें साथ में TB जो है वो मौजूद होती है, क्योंकि जब इम्यूनिटी इतनी लो होगी तो TB दोबारा से सर उठा लेता है।
ठीक है। सो 50% केसेस में हमारे पास HIV के देयर इज को इन्फेक्शन, ठीक है। सो एड्स के लोगों में 50% केसेस में आपको ट्यूबरक्लोसिस मिल जाता है। फिर आपने याद रखना है हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, जिन लोगों में ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू हो रहा होता है IV ड्रग अब्यूज़र्स में, उनमें ये साथ साथ ये भी वायरस ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन करते हैं। इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन में लीशमेनिया, जिसको लीशमेनियासिस बोलते हैं, पैरासाइटोलॉजी में पढ़ेंगे, ये भी एडिशनल हो सकते हैं। ये आपके पास सारे के सारे एडिशनल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जो कि HIV के लोगों में आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ये अलग से एग्ज़ाम के क्वेश्चन है कि जी कौन सी बोनी कंडीशन हो सकती है, कौन सी रीनल कंडीशन HIV में हो सकती है, ठीक है। इनमें से कौन सा इन्फेक्शन HIV एड्स में हो सकता है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशंस में। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सारे के सारे, क्लिनिकल फीचर्स आपके पास सारे के सारे हो गए। अब आ जाते हैं ऑन टू इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में स्क्रीनिंग टेस्ट आप सबको पता है कि वी हैव सीरोलॉजी, सीरोलॉजी में वी चेक एंटीबॉडीज, ठीक है। सो स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास यहाँ पर आम रूटीन में जो है डेट इज सीरोलॉजी, और सीरोलॉजी में आपने याद रखना है कि एलाइजा के थ्रू किया जाता है। वी चेक anti-HIV एंटीबॉडीज। सो सीरोलॉजी जो है इसके लिए बेस्ट मेथड डेट इज बाय एलाइजा, जैसे हेपेटाइटिस B और C के लिए भी चेक करते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, आपको पता है कि वायरस आएगा, इम्यून सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, तो एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? दे जनरली टेक मोर देन 3 वीक्स टू डेवलप, ठीक है। तो ये डेवलप होने में जो है वो 3 हफ्ते से ऊपर लेती है। सो इसी वजह से प्रॉब्लम ये है कि दे आर ऑफन नेगेटिव इन फर्स्ट स्टेज विच इज़ एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन। क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड कितना पड़ा था आपने? 2 वीक्स का। तो वो जो मैंने आपको केस लिखवाया था ना कि 23-year-old मेल 3 वीक्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम थाईलैंड हैज़ प्रेजेंटेड विद फीवर, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी एंड मैक्यूलोपेपुलर रैश, ठीक है। उसमें उन्होंने आगे ये भी लिखना है कि anti-HIV एंटीबॉडीज़ आर नेगेटिव। फिर भी आंसर आपने क्या देना है? HIV, ठीक है। सो आपने याद रखना है सीरोलॉजी जो है वो अक्सर फर्स्ट स्टेज में आपके पास क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में नेगेटिव होती है क्योंकि ऑब्वियसली एंटीबॉडीज़ बनने में हमेशा टाइम लगता है। ये बात मैंने आपको डेंगू के साथ भी बताई थी कि एंटीबॉडीज़ पहले दिन पॉजिटिव नहीं होती, वहाँ पर 5वें-7वें दिन जाकर डेंगू इन्फेक्शन में सामने आती हैं। इसमें तो 3 हफ्ते लगते हैं। तो याद रखिए, अगर वो आपको ये कह रहे हो कि एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन है, ठीक है, 2 हफ्ते बाद सिम्टम आ सकते हैं और एंटीबॉडीज़ बनते बनते आपके पास 3 हफ्ते से ज़्यादा लग सकते हैं। कोई अल्टरनेट बताएं। आपने कहना है अल्टरनेट ये हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ अगर पॉजिटिव नहीं है तो आई कैन चेक HIV P24 एंटीजन। जैसे आपने डेंगू में भी देखा था, लोकल गाइडलाइंस में हमने किसको रखा हुआ है? NS1 एंटीजन को, ठीक है। सो आपने याद रखना है सीरोलॉजीज में 2 चीज़ें आ सकती हैं, HIV एंटीबॉडीज़। अगर तो 3 हफ्ते से ऊपर का इन्फेक्शन है तब तो ये पॉजिटिव आ जाएंगी, बट दे आर ऑफन नेगेटिव इन एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन। एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन सोच रहे हो और HIV एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हैं तो दैट डज नॉट रूल आउट HIV इन्फेक्शन। क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी? P24 एंटीजन। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, आपको पता है वायरसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी PCR चेक करेंगे RNA किसका? HIV वायरस का, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ये हमेशा क्वांटिटेटिव होता है और इसमें चेक किया जाता है वायरल लोड, इसमें चेक किया जाता है वायरल लोड वगैरह, ठीक है। फिर एडिशनल बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस आप यहाँ पे ढेर सारी कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन उसमें आप यू विल गो फॉर CBC
ब्लड की जो इन्वॉल्वमेंट है आईटीपी वगैरह के लिए, रीनल फंक्शन टेस्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के लिए, यूरिन कंप्लीट, इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, स्टूल एग्जामिनेशन, कहीं पीसीजे नमोनिया, क्रिप्टोकोकस, क्रिप्टोस्पोरोडियम गैस्ट्रोएंटेराइटिस ना हो, सीटी ब्रेन, कहीं सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस ना हो, सीएफ एग्जामिनेशन, कहीं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस ना हो, एंड CD4 काउंट, CD4 सेल काउंट वगैरह। ये एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस आप यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भिजवा सकते हो। अब आते हैं ऑन टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की देखते हैं इंडिकेशंस। राइट डाउन द इंडिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। सो अब आप लकी हो, आज से 3 साल पहले तक लंबी चौड़ी लिस्ट थी कि कब HIV में ट्रीट करना है, ठीक है। CD4 काउंट अगर 350 से कम हो और ये हो वो हो, प्रेगनेंसी हो, रीनल इन्वॉल्वमेंट हो, हेपेटाइटिस बी हो। अब जनाब जो करंट गाइडलाइंस 2023 में आई, उन्होंने कहा कि नाउ इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ये है, इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट वो कहते हैं ट्रीट ऑल HIV पॉजिटिव पेशेंट। भाई तमाम HIV पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीट करें रिगार्डलेस ऑफ स्टेज एंड CD4 सेल काउंट। कुछ अर्से पहले तक ख्याल किया जाता था कि भाई हम उस वक्त ट्रीट करना शुरू करेंगे जब CD4 काउंट 350 तक आ जाए, क्योंकि अगर बहुत जल्दी एंटीवायरल दे देंगे तो रिस्क इसका होगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। लेकिन देखा यह गया कि जब जितना लेट आप जाते थे ट्रीट करने में, उतना ही ज़्यादा रिस्क इसका होता था मेजर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का। अब तो वो कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज भी हो तो आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी, ठीक है। सो ट्रीट ऑल HIV पॉजिटिव पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ स्टेज एंड रिगार्डलेस ऑफ CD4 सेल काउंट, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास जो है वो मेडिकेशंस। जो मेडिकेशंस हैं उसमें आपने याद रखना है, वी हैव द फेमस हार्ट थेरेपी, ठीक है। यहाँ पर HIV में वी हैव द फेमस हार्ट थेरेपी। इस हार्ट के स्पेलिंग HAART है, ठीक है। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी। हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, that is the treatment of HIV infection, ठीक है। So obviously this treatment is again recommended by WHO। जो ग्लोबल हेल्थ इशू होगा, जैसे TB हो, जैसे आपके पास HIV हो, उस पर रिकमेंडेशन ही किसकी होनी है? WHO की। ये बात आपने जहन में रखनी है, ठीक है। TB का भी जितना इलाज है, HIV का भी जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर WHO रिकमेंड्स कि इसमें यू नीड टू गिव 3 और मोर देन 3 एंटीवायरल। ये बेसिकली जैसे TB में कितनी ड्रग्स का कम्बिनेशन है? 4। तो यहाँ पर मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। और ये ड्रग्स आपने लेनी है फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप्स, यू विल टेक फ्रॉम फॉलोइंग ग्रुप्स। अब एंटीवायरल वगैरह वो आप पढ़ोगे सारी की सारी फार्माकोलॉजी के अंदर, मैं आपको सिर्फ ग्रुप्स के नाम लिखवा देते हैं। एक है NRTI, दूसरा है NNRTI, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। इनमें जो ड्रग्स हैं वो आप नाम सुनते हो, टेनोफोवेर, एडिफोवेर, ठीक है। आपके पास इस तरह के आपके पास यहाँ पे ड्रग्स हैं, ठीक है। NNRTI में नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। प्रोटीएज इनहिबिटर्स में हमारे पास क्विनावेर, राइटोनावेर, इस तरह के ड्रग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एंटी CC5 आपके पास
इसके अलावा वी हैव ISTI. ISTI स्टैंड फॉर इंटेग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर. स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर. तो कहते हैं कि जो है वो आपके पास ये कुछ 5 ग्रुप्स हैं एंटीवायरल्स के. इनमें से 3 और 3 से ज़्यादा ड्रग्स लीजिए, कुछ ऐसे कि एटलीस्ट 2 ड्रग्स कौन से ग्रुप से हों, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर से, और बाकी एक या एक से ज़्यादा ड्रग फ्रॉम एनी अदर ग्रुप. इतना तो आपको आज तक पता है कि HIV का हमारे पास क्योर नहीं है ना. ये जितना भी आपके पास ट्रीटमेंट पे बात हो रही है, लिख लीजिए हार्ट थेरेपी जो है इट इज़ नॉट क्यूरेटिव. वो जनाब ये है कि पेशेंट जब आपके पास HIV का आ जाता है, आप उसे कहते हैं भाई ये ड्रग्स हैं, इनके ये साइड इफ़ेक्ट हैं, आप बताएं आप कौन सी खाना पसंद करेंगे. ठीक है. सो अब आप कहेंगे कि सर ये तो बताएं कि इनमें से बेस्ट कम्बिनेशन कौन सा है. ठीक है. मैं चलें, अगर मैंने इन्फेक्शन डिजीज़ का कंसल्टेंट नहीं बनना, ठीक है, लेकिन मुझे पता तो हो कि आम रूटीन का HIV का पेशेंट क्या खाता मिलेगा. जैसे आपके पास TB का मरीज़ क्या खा रहा होता है, मायरिन P. ठीक है. 4 दवाइयाँ एक में कंबाइन कर देती जाती हैं. तो आपने कहना है कि जो सबसे रिकमेंडेड कम्बिनेशन है, जो सबसे रिकमेंडेड कम्बिनेशन है, ठीक है, आपको आइडिया हो. ठीक है. सो वैसे तो ये डोमेन इन्फेक्शस डिजीज़ के कंसल्टेंट की है. डैट इज़ अ कम्बिनेशन जो कि मार्केट में आता है विद द नेम ऑफ ट्रेवुडा. TREVUDA. ठीक है. ट्रेवुडा में हमारे पास 3 एंटीवायरल हैं और ये हमारे पास आजकल रिकमेंडेड कम्बिनेशन या फर्स्ट लाइन कम्बिनेशन ये है. इसमें जो एंटीवायरल है, इसमें वी हैव नंबर 1 टेनोफोविर. इसको कहते हैं विद M ट्राइसिटाबीन. ठीक है. टेनोफोविर एंड दैट इज कंबाइंड विद M ट्राइसिटाबीन. ये दोनों कहाँ से ली जाती हैं, NRTI न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर से, और इनको कंबाइन किया जाता है विद रेल्टिग्रेवर. रेल्टिग्रेवर हो सकता है पहली दफ़ा नाम सुन रहे हो, लेकिन जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो इस ज़ुबान पे चढ़ जाएंगे. अभी हम फार्माकोलॉजी नहीं पढ़े एंटीवायरल्स की, बस इतना आइडिया हो कि कौन सी 3 ड्रग्स का कम्बिनेशन दिया जाता है. टेनोफोविर और M ट्राइसिटाबीन ये किस ग्रुप से आ रही हैं, NRTI से. ठीक है. और ये आपके पास जो रेल्टिग्रेवर है ये है फ्रॉम ISTI. ISTI ग्रुप से कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं बनता. इंटेग्रेस स्ट्रैंड ट्रांसफर इनहिबिटर. माना कि ये इलाज क्यूरेटिव नहीं है, लेकिन ये इलाज माठा भी नहीं है. या देखिए दिस ट्रीटमेंट कैन प्रोलॉन्ग सर्वाइवल अप टू 25 ईयर्स. या देखिए ये जो एंटीवायरल्स हैं ये HIV वायरस की रेप्लिकेशन को रोकती हैं, वायरल लोड कम करती हैं, CD4 काउंट बढ़ाती हैं. तो याद रखिए जो हार्ट थेरेपी है या आपने देनी है कि माना कि HIV क्योर तो नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास इट कैन इंक्रीज सर्वाइवल अप टू द एज ऑफ. वो इंसान जिसमें 2 से 10 साल के अंदर क्या हो जाना है, HIV एड्स और मेजर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होकर जिसका इंतकाल हो जाना है, कम से कम ये जो हार्ट थेरेपी है माना क्यूरेटिव नहीं है, लेकिन ये आपके पास वायरल लोड को कम करती है और ये आपका सर्वाइवल बढ़ा सकती है अप टू द एज ऑफ 25 ईयर्स. ठीक है. ये तो हो गया सारे का सारा आपके पास फिर आपको पता है हर इन्फेक्शन को हम माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन हर हिसाब से पढ़ते हैं. तो एक हिसाब हमारे पास है किसका, प्रोफिलैक्सिस. प्रोफिलैक्सिस मीन पब्लिक हेल्थ. एक सब्जेक्ट है हमारा कम्युनिटी मेडिसिन. 50% ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन तो आपने याद रखना है. साथ साथ जो आप प्रोफिलैक्सिस पढ़ रहे हो हर इन्फेक्शन की, TB की, मीज़ल मम्स रूबेला की, HIV की, वो साथ साथ ही कवर हो रहा है. ठीक है. सो प्रोफिलैक्सिस में वो पूछेंगे कि क्या हमारे पास जो है वो HIV की कोई
वैक्सीन अवेलेबल है तो आपका कोई कसूर नहीं, आपने बगैर शर्माए बताना है कि करंटली नो HIV वैक्सीन इज़ अवेलेबल। भाई वैक्सीन का सारा रैशनल ये होता है कि आप जो है वो वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हो, ठीक है। वैक्सीन की डेफिनेशन बड़ी दफ़ा सुनाते रहते हैं। वैक्सीन इज़ अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लुक लाइक, सुन लीजिए, हैविंग इट्स एंटीजेनेसिटी बट डू नॉट हैव पैथोजेनेसिटी। वैक्सीन ऐसे बनाई जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या उसके लुक लाइक से कि उसमें पैथोजन की क्या रहे, एंटीजेनेसिटी। एंटीजेनेसिटी से मुराद ये कि जब आप वैक्सीन लगाओ आपका इम्यून सिस्टम उस एंटीजन को पकड़ के क्या बना दे, एंटीबॉडीज़। याद रखिए वैक्सीन वहाँ पे फ़ायदेमंद है जहाँ पर किसी इन्फेक्टिव एजेंट्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो क्या हों, प्रोटेक्टिव हों। आपने अभी देखा है कि यहाँ पर जो HIV एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो माठी और निकम्मी एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो इस काबिल नहीं होती हैं कि आपको डिज़ीज़ से क्या कर सकें, बचा सकें। तो आपने याद रखना है वैक्सीन का प्रॉब्लम ये है HIV के साथ कि यहाँ पर जो भी वैक्सीन देकर आप मैक्सिमम क्या कर लोगे, एंटीबॉडीज़ बना लोगे ना। तो आपने याद रखना है कि ये जो HIV एंटीबॉडीज़ हैं ये इस काबिल नहीं होती कि इस तगड़े वायरस से आपको क्या कर सकें, बचा सकें, ठीक है। सेम इज़ द केस ये जब हम लिवर और GIT के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो जो हेपेटाइटिस B वायरस है उसकी वैक्सीन है, क्योंकि वहाँ पर जो हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं, प्रोटेक्टिव। लेकिन C वायरस के अगेंस्ट आपने याद रखना है वैक्सीन इसलिए नहीं है क्योंकि C वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या नहीं होती, प्रोटेक्टिव। तो जहाँ पे भाई आपने एंटीबॉडीज़ ही आपकी ऐसी हैं जो कि प्रोटेक्शन नहीं दे सकती तो वैक्सीन कभी नहीं बन सकती। तो HIV और हेपेटाइटिस C वायरस ये ऐसे हैं जहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इंतहाई निकम्मी और माठी होती हैं, ये आपको वायरस से जान नहीं छुड़ा के दे सकती, ठीक है। अब जनाब एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है वो है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। क्वेश्चन लिखिए, while working in a ward, one of your colleague gets a needle stick injury from HIV positive patient. ठीक है, while working in a ward, one of your colleague gets a needle stick injury from HIV positive patient. So occupational hazards हैं डॉक्टर्स के लिए, जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, कि अगर आप वार्ड्स में काम कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी फ्रॉम HIV पॉजिटिव पेशेंट, क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी फ्रॉम HIV पॉजिटिव पेशेंट, पहला क्वेश्चन आएगा कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्क कम करती है, ठीक है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्क कम करती है। तो आपने याद रखना है उसमें थॉरो वॉश विद टैप वाटर। जो अफेक्टेड एरिया है, ज़्यादातर आपके पास फिंगर्स वगैरह पे नीडल स्टिक इंजरी होती है, ठीक है। सो आपने जो अफेक्टेड एरिया है वो पानी के नीचे रखना और टैप वाटर से अच्छे तरीके से उसको वॉश करना है। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, डू नॉट रब और स्क्रब। साबुन लगा लगा के और पायोडीन लगा लगा के आपने स्क्रब नहीं करना, उससे बेसिकली स्किन इंजर होगी और रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाएंगे। गौर से सुनिए, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है वार्ड्स के अंदर, ठीक है। तो पहला काम तो नीडल स्टिक इंजरी हो तो आपने याद रखना है कि आपने सिर्फ फिंगर को टैप वाटर के नीचे रखना है और थॉरली वॉश करना है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्क को कम करेगी, ठीक है। फिर आपने ये भी याद रखना है, वो पूछ लेते हैं कि कौन सी जो है वो आपके पास नीडल्स ज़्यादा डेंजरस हैं। तो उसमें आपने याद रखना है दो तरह की नीडल्स होंगी, एक तो सर्जिकल नीडल्स ऑपरेशन करते वक्त वो चुभ सकती हैं, और दूसरा आपके पास कौन सी हैं,
सिरिंजेस ब्लड सैम्पलिंग करते हैं। तो याद रखिए सिरिंजेस में चूंकि ल्यूमेन होता है तो दे आर मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू सर्जिकल नीडल्स, ठीक है। सो सिरिंजेस का ल्यूमेन होता है, उनमें पेशेंट का ब्लड हो सकता है, वो जा सकता है। सर्जिकल नीडल्स से बहुत ही कम चांस होता है किसका, ट्रांसमिशन का। अब जनाब अगला काम वो ये कहते हैं कि यू शुड चेक HIV स्टेटस। ये ना हो कि पहले ही नीडल स्टिक इंजरियाँ करवा कर HIV करवा चुका हो, तो प्रोफिलैक्सिस तो उसी देनी है ना जो कि अभी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। सो उस टाइम जब नीडल स्टिक इंजरी हो तो HIV स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। इफ़ नेगेटिव, अभी नेगेटिव है भाई, प्रोफिलैक्सिस तो उसी दी जाती है ना जो कि अभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये ना हो कि पहले भी 6 महीने पहले भी नीडल स्टिक इंजरी हुई और उससे वो क्या हो चुका हो, पॉजिटिव, ठीक है। सो इफ़ नेगेटिव वो कहते हैं प्रोसीड। अब यहाँ पर वैक्सीन तो है नहीं, है ना, नीडल स्टिक इंजरी के बाद एंटीबॉडीज़, वैक्सीन देना क्या कहलाती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको देना क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन। एंटीबॉडीज़ भी कमी और नकारा किस्म की होती हैं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर आपने बताना है कि आई विल गो फॉर कीमोप्रोफ्लेक्सिस। कीमोप्रोफ्लेक्सिस से मुराद आप सब समझते हो, जब आप दवाइयाँ खाकर जो है वो कोई चीज़ होने से रोक रहे हो, ठीक है। सो कीमोप्रोफ्लेक्सिस मीन आपने एंटीवायरल स्टार्ट करनी है, प्रेफरेबली विद इन 72 आवर्स। हर बड़े हॉस्पिटल में ऑक्यूपेशनल हेल्थ यूनिट आपके पास होता है, ठीक है। सो आपने 72 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो वहाँ जाकर जो है वो पैक लेना है और स्टार्ट आपने वही करना है विच इज़ ट्रेवोडा। अभी आपने लिख लिया, 3 दवाइयों का कम्बिनेशन है, ठीक है। सो आपके पास जो है वो टेनोफोविर और एल्टेग्रेविर वगैरह, ठीक है। और ये आपने अब प्रोफ्लेक्सिस के लिए लेनी है तो कितना अर्सा खानी है, ओनली 4 वीक्स, 4 हफ्तों के लिए आपने जो है ये खानी होंगी, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि रीचेक HIV स्टेटस, ठीक है, बच गए हो या नहीं, ठीक है। 4 हफ्ते बाद एक दफ़ा फिर आपने HIV स्टेटस चेक करना है। नेगेटिव है तो ऑल ओके, खुदा ना खास्ता पॉजिटिव हो गया है तो बस फिर वही ट्रीटमेंट है जो कि लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा विद द ट्रेवोडा। सो चूँकि HIV इन्फेक्शन टॉर्चस इन्फेक्शन है तो लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट टू डू व्हेन अ फीमेल इज हैविंग HIV ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। HIV इन प्रेगनेंसी में विल यू गिव एंटीवायरल, आंसर इज यस। सो याद रखिए आपके पास, याद रखिए हर दवाई प्रेगनेंसी में तो नहीं दी जाती, लेकिन याद रखिए ये जो हार्ट थेरेपी है डैट इज़ गिवन इन प्रेगनेंसी टू मदर। और पूछते हैं कि यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो वो लिख लीजिए ज़िडोविडीन। एंटीवायरल में ज़िडोविडीन इज़ द सेफेस्ट, ठीक है। ये आपके पास सेफेस्ट है और ये बेसिकली इसलिए देनी है बिकॉज इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। ये आपके पास रिस्क कम करता है ट्रांसमिशन का फ्रॉम मदर टू बेबी। फिर आपने याद रखना है कि ये एग्ज़ाम का पेट क्वेश्चन है, माँ को HIV है, माँ को हेपेटाइटिस B है, क्योंकि गायनी ऑब्स हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा है। तो मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी पे खूब क्वेश्चन आते हैं। तो अगर माँ को HIV हो, हेपेटाइटिस B हो या हेपेटाइटिस C हो, याद रखिए मोड ऑफ चाइल्ड बर्थ शुड बी C सेक्शन, जिसको बुक्स लिखती हैं लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। लिख लीजिए एज चांसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ मिटरनल ब्लड विद द फीटल ब्लड इज मोर विद द SVD, स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरीज के साथ माँ के खून का बच्चे के खून के साथ मिक्स होने का चांस अच्छा खासा ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मोड ऑफ चाइल्ड बर्थ ना सिर्फ HIV में बल्कि ऑल्सो हमारे यहाँ तो बहुत ही कॉमन है ना, हेपेटाइटिस B और C वायरस, ठीक है। माँ में हेपेटाइटिस B और C हो तो तब भी मोड ऑफ चाइल्ड बर्थ क्या होना चाहिए,
सी सेक्शन, क्योंकि माँ के बच्चे के साथ खून मिक्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं विद द वजाइनल डिलीवरी। आफ्टर बर्थ लिख लीजिए, बेबी शुड बी गिवन कीमोप्रोफ्लेक्सिस, क्योंकि बच्चा तो उसी कैटेगरी में आ गया ना जैसी चाइल्ड बर्थ हुई है, पोस्ट एक्सपोजर। तो आपने याद रखना है कीमोप्रोफ्लेक्सिस। कीमोप्रोफ्लेक्सिस के लिए हमारे पास वही ट्रेवोडा, और डेट इज़ गिवन फॉर 4 वीक्स, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि माँ में HIV होना डेट इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। याद रखिए HIV वायरस इंसानी जिस्म की हर सिक्रीशन में होता है, ठीक है। सेक्सुअली तो ट्रांसमिट होता ही है जेनिटल ट्रैक्ट सिक्रीशंस के साथ। इसके अलावा आपने याद रखना है सलाइवा में होता है, आपके पास स्वेट में होता है, इवन ब्रेस्ट मिल्क में होता है। तो बेबी शुड बी गिवन फार्मूला फीडिंग, ठीक है। सो बॉटल फेड होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। सो बॉटल फीड जो है वो आपने फार्मूला फीड यहाँ पर बच्चे को देनी होती है, ठीक है। सो जनाब, दिस इज़ ईच एंड एवरीथिंग विच यू नीड टू नो रिगार्डिंग HIV/AIDS। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। टेक अ ब्रेक।